Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Engineering Department. कल हमने ट्रांजिस्टर लॉजिक के बारे में डिस्कशन किया था. आज हम उसी को कंटिन्यूस करते हुए TTL NAND गेट विथ टोटम पोल के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो जनरली जो TTL NAND गेट मीन्स ट्रांजिस्टर लॉजिक NANड गेट विद टोटम पोल की जो कंडीशन है वो हमारे पास जो सर्किट डायग्राम था TTL लॉजिक का, उसमें जो Q3 यानी कि ट्रांजिस्टर 3 एंड ट्रांजिस्टर 4 की जो कनेक्शन थी वो जनरली टोटम पोल की कंडीशंस को डिस्क्राइब कर रहे थे. जनरली उसमें क्या होता है, एक NPN ट्रांजिस्टर को दूसरे NPN ट्रांजिस्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, डैट इज़ टोटम पोल. मीन्स वहाँ पर Q3 एंड Q4 जो ट्रांजिस्टर थे वो सीरीज़ में कनेक्टेड थे और वो NPN ट्रांजिस्टर थे. सो जनरली इसमें क्या होता है, जो हमारे पास सर्किट में ट्रांजिस्टर 1 होता है एंड जो 4 किलो ओम का रजिस्टर होता है वो तो 2 इनपुट एंड गेट की तरह बिहेव करते हैं और बाकी का जो भी रिमेनिंग सर्किट है वो इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है. जनरली ट्रांजिस्टर Q3 एंड Q4 तो टोटम पोल की कंडीशन को शो कर ही रहे होते हैं. सो जैसे ही हमारा टोटम पोल का आउटपुट, ठीक है, उस पर हम लोग जनरली काम करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है Q3 और Q4 ऑन होंगे. सो जब Q3 हमारे पास ऑन होगा तो आउटपुट क्या होगा, हाई. लेकिन जब हमारे पास Q4 ऑन होगा तो आउटपुट क्या होगा, लो. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर A और B लो है तो Q1 कंडक्ट करेगा एंड बेस वोल्टेज जो होगा Q2 का वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से Q2 क्या होगा, कट ऑफ रीजन में पहुंच जाएगा. एंड जैसे ही वो कट ऑफ रीजन में पहुंचेगा उसकी वजह से हमारा जो Q4 है वो भी कहाँ पहुंच जाएगा, कट ऑफ रीजन में. एंड जैसे ही Q4 कट ऑफ रीजन में पहुंचेगा उसकी वजह से हमारा Q3 जो ट्रांजिस्टर है वो क्या होगा, हाई हो जाएगा और एज एन एमिटर फॉलोअर वर्क करने लग जाएगा. आगे बात करते हैं कि ये तो हो गई हमारे पास जब A और B को हमने जनरली लो रखा. अगर हम A और B यहाँ पर इनपुट की तरह जो काम कर रहे थे अगर उनको हाई रखें तो हमारा ट्रांजिस्टर Q1 है जो कंडक्ट नहीं करेगा और कट ऑफ रीजन में पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से Q2 ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में पहुँच जाएगा एंड Q4 ट्रांजिस्टर भी सेचुरेशन रीजन में काम करने लगेगा. तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ही वो सेचुरेट रीजन में काम करेगा तो आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा एंड लो हो जाएगा. सो जनरली द ड्रॉप अक्रॉस डायोड D3 keeps the emitter diode of Q3 reverse biased, hence Q3 is off or else it conducts slightly when output is low. So हम कह सकते हैं कि in this condition only Q4 conduct when output is low and when output is high. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि when Q3 is conduction mode then output is high. So this is the basic circuitry diagram of totem pole TTL NAND gate, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो ट्रांजिस्टर 3 एंड 4 है वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, जैसे कि टोटम पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. A और B जब लो देंगे तो आउटपुट क्या होगा, मैं आपको पहले से डिफाइन कर चुकी हूँ. जब A और B हाई देंगे तो आउटपुट हमारे पास क्या होगा, जनरली ऑब्वियस सी बात है जब A और B हम हाई दे रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा, और जब A और B लो दे रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा. अब बात आती है टाइप्स ऑफ TTL की. सबसे पहला है स्टैंडर्ड TTL. So generally in this typical gate propagation delay of 10 nanosecond and a power dissipation of 10 milliwatt per gate for a power delay product or switching energy of about 100 picojoule. Means this is the propagation delay, that is 10 nanosecond, and the power dissipation, that is 10 milliwatt, and the power delay and switching energy is about 100 picojoule in standard TTL. लो पावर TTL में क्या होता है, जो स्लो स्विचिंग स्पीड होती है वो तो लगभग होती है 33 नैनोसेकेंड एंड जो पावर कंजप्शन में जो रिडक्शन होता है जनरली होता है 1 मिली वॉट
सो दिस इज़ द एसेंशियल पॉइंट्स फॉर लो पावर TTL. देन आता है हाई स्पीड TTL. सो इन दिस फास्टर स्विचिंग देन स्टैंडर्ड TTL, मीन्स ये स्टैंडर्ड TTL से फास्टर स्विचिंग देता है, दैट इज़ अबाउट 6 नैनोसेकेंड, बट सिग्निफिकेंटली हायर पावर डिसिपेशन. सो इट ऑलमोस्ट इक्वलेंस टू 22 मिलीवॉट. फिर आता है शॉर्ट की TTL. यूज्ड शॉर्ट की डायोड clamps at gate input to prevent charge storage and improve switching time. So generally a Schottky diode has a very low forward voltage drop, about 0.15 to 0.45 volt. Faster speed of Schottky TTL is almost 3 nanosecond but had higher power dissipation equivalent to 19 milliwatt. So this is the Schottky TTL and the essential condition is there. लो पावर Schottky TTL में क्या होता है, जनरली जो गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड का जो भी है जनरली 9.5 नैनोसेकेंड की स्पीड प्रोवाइड करवाता है. एंड इसका जो हायर रेजिस्टेंस वैल्यू होता है लो पावर TTL का, जनरली अगर हम बात करें, बेसिकली अगर हम आगे बात करें, जैसा कि हम बात करते हैं तो क्या होता है, लो पावर Schottky डायोड है, सॉरी लो पावर Schottky TTL है. तो ऑब्वियस सी बात है इसमें लो पावर TTL और Schottky TTL दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया है. सो जनरली ये हायर रेजिस्टेंस वैल्यू लो पावर वाली यूज़ करता है, एंड जो गुड कॉम्बिनेशंस होता है स्पीड का जनरली लो पावर Schottky का, वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं. सो बेसिकली हम कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ लो पावर TTL एंड Schottky TTL इज़ कंबाइंड एंड फॉर्म अ लो पावर Schottky TTL. अब बात आती है परफॉर्मेंस ऑफ पैरामीटर ऑफ लॉजिक फैमिलीज. तो पैरामीटर्स है फर्स्ट है फैन आउट, सेकेंड इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज लेवल, थर्ड नॉइज मार्जिन, फोर राइज एंड फॉल टाइम एंड प्रोपगेशन डिले, एंड फिफ्थ इज पावर डिसिपेशन. सो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट आउटपुट करंट एंड फैन आउट की. सो द फैन आउट ऑफ अ सब फैमिली इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ गेट इनपुट्स of the same family that can be connected to a single output without existing the current rating of the gate. So generally हम कह सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द TTL सब फैमिलीज होती हैं उनके लिए जो फैन आउट होता है वो होता है 10. जो फैन आउट होता है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अ गेट कैन सोर्स और सिंक वाइल ड्राइविंग अदर गेट्स. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो फैन आउट होता है वो जनरली इक्विवेलेंट होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ अ गेट दैट कैन सोर्स और सिंक वाइल ड्राइविंग अदर गेट्स. सो दिस इज द परफेक्ट डिफाइनिंग द फैन आउट कंडीशन. सो द इफेक्ट ऑफ loading a logic gate output with more than its rated fan out will degrade the performance of the circuit. देखो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स हैं, इतना आप लोगों को फ़ैन आउट इतना क्लियर नहीं होगा जब तक कि हम लोग इसको प्रॉपर मैनर में डिफ़ाइन करें. तो मैं बेसिकली आपको एक प्रॉपर मैनर में बता रही हूँ कि जो फ़ैन आउट होता है ना किसी भी गेट का, उसमें जो भी अमाउंट होती है इलेक्ट्रिकल करंट की, दैट इज़ फैन आउट. अब बात होती है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो है, लेकिन किस तरीके से, तो जब भी कोई एक गेट दूसरे गेट्स को ड्राइव कर रहा हो तो उस टाइम पे इनपुट से आउटपुट की तरफ जो भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो टोटल अमाउंट हमारे पास फैन आउट होता है. जनरली TTL सब फैमिलीज़ के लिए फ़ैन आउट 10 होता है. ठीक है, फिर से बता रही हूँ कि सोर्स से सिंक की तरफ जाते टाइम पे एक गेट जब अनदर गेट्स को ड्राइव कर रहा हो तो उस टाइम पे जो अमाउंट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, डैट इज़ फैन आउट. तो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम. यहाँ देखो आप फ़ैन आउट की, फ़ैन आउट और गेट डिले के बीच में डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे नैंड गेट हमारा इस तरीके से और नॉट गेट का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है.
नैंड गेट एंड नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। फिर आता है इनपुट आउटपुट करंट एंड फैन आउट, वही कंटिन्यूसली चल रहा है हमारे पास। सो जनरली टू डिटरमाइन द फैन आउट वन मस्ट नो हाउ मच इनपुट करंट गेट लोड ड्रॉज एंड हाउ मच आउटपुट करंट द ड्राइव गेट कैन सप्लाई। वही चीज़ जो मैंने आपको बोली है कि सोर्स से सिंक की तरफ कितना इलेक्ट्रिक करंट एक गेट से दूसरे गेट को ड्राइव करने पर फ्लो हो रहा है, दैट इज़ द फैन आउट। And the output current capability for the high condition is abbreviated and it's called source current. The input current required under high condition is abbreviated, and for 74XS subfamily is equals to 40 microampere maximum. So fan out होगा 400 by 40, that is 10। अगर मैं बात करूँ तो जो भी 74XS सब फैमिली होती है TTL की, उसके लिए हाई कंडीशन पे लो कंडीशन पे फैन आउट सेम रहता है। सो फैन आउट की कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं होते। अब बात आती है इनपुट आउटपुट वोल्टेज फॉर TTL फैमिली। सो देयर इज़ अ लिमिट ऑन वोल्टेज until it is considered high. As we draw more current out of the high level output, the output voltage drop lower and lower until finally it will not be recognized as a high level anymore. Generally जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको VOH, इसका मतलब क्या है? हाई आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, या फिर जनरली हम कह सकते हैं हाई स्टेट आउटपुट वोल्टेज। तो सो और मिनिमम है, तो द मिनिमम आउटपुट वोल्टेज इन हाई स्टेट वो होता है 2.4 वोल्ट। VOL तो मैक्स है, तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज इन लो स्टेट, क्योंकि L है तो लॉजिक 0.4 वोल्ट है। एंड VIH मिनिमम इनपुट वोल्टेज एट अ हाई स्टेट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट एंड मैक्सिमम input voltage at low state is equivalent to 0.8 volt. So this is the diagram of input output voltage for TTL family. Noise margin. Noise margin measures how much external electrical noise a gate can withstand before producing an incorrect output. नॉइज़ मार्जिन क्या है कि जो भी एक्सटर्नल नॉइज़ आ रही है किसी भी गेट पर, तो गेट उस नॉइज़ के साथ कितनी देर तक वर्क कर सकता है, कितनी देर तक उसको सहन कर सकता है इनकरेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करने से पहले। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ नॉइज़ मार्जिन। सो बेसिकली द नॉइज़ मार्जिन मेजर हाउ मच एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल नॉइज़ अ गेट कैन विदस्टैंड before producing an incorrect output. So low noise margin की बात करें, so the largest noise amplitude that is guaranteed not to change the output voltage level when superimposed on the input voltage of the logic gate. So generally low noise margin होता है, वो होता है VIL max minus VOL max। यहाँ पर आपको पता ही है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज एट लो स्टेट एंड मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज इन लो स्टेट, दैट इज़ दिस। सो आउटपुट इज़ 0.4 वोल्ट। एंड हाई नॉइज मार्जिन के लिए मिनिमम आउटपुट वोल्टेज एट मिनिमम स्टेट मिनिमम आउटपुट वोल्टेज एट हाई स्टेट माइनस मिनिमम इनपुट वोल्टेज एट हाई स्टेट, दैट इज इक्वलेंस टू 0.4 वोल्ट। तो बेसिकली नॉइज़ मार्जिन सिमिलर हुआ, लो नॉइज़ मार्जिन भी और हाई नॉइज़ मार्जिन भी। फिर बात करते हैं हम स्विचिंग टाइम की एंड प्रोपगेशन डिले टाइम की। सो द राइज टाइम इज़ द लेंथ ऑफ टाइम it takes for a pulse to rise from its 10% point up to its 90% point up. This is the rise time. And the fall time is the length of the time it takes for a pulse to fall from its 90% point to its 10% point. इसमें तो rise कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, इसमें fall कर रहा है। So that's why the point is the rise time and fall time. कि पल्स किस पॉइंट पर 10% से जब 90% पॉइंट पर राइज करे, दैट इज़ अ राइजिंग टाइम। एंड जब 90% पॉइंट से 10% पर हमारे पास फॉल करे, दैट इज़ अ
fall time. So these are the switching time, and propagation delay time is defined as the average of low to high propagation delay time and high to low propagation delay time. मीन्स लो से हाई जाने पर जो प्रोपगेशन डिले टाइम है वो, और हाई से लो आने पर जो प्रोपगेशन डिले टाइम है वो, उनका एवरेज जब लेते हैं दैट इज़ अ प्रोपगेशन डिले टाइम. सो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू TPLH यानी लो से हाई स्टेट का प्रोपगेशन टाइम एंड TPHL यानी हाई से लो स्टेट का प्रोपगेशन टाइम बाय 2. सो दिस इज़ द प्रोपगेशन डिले. जनरली जो प्रोपगेशन डिले होता है हमारे पास, वो हमारे पास इक्वलेंस मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे स्विचिंग टाइम के. सो जैसे जैसे प्रोपगेशन डिले बढ़ता है वैसे वैसे स्विचिंग टाइम बढ़ता है और उसकी वजह से फैन आउट भी बढ़ने लगता है. नाउ एस्टिमेशन ऑफ प्रोपगेशन डिले टाइम. So the propagation delay time is due to limitation in transistor switching speed caused by undesirable internal capacitive stored charges. So the two modes of capaciting charging and discharging contribute to propagation delay. So these are the estimations diagram for propagation delay time. अब बात करते हैं हम लोग एस्टिमेशन ऑफ प्रोपगेशन डिले टाइम को कैलकुलेट करने की. तो हमारे पास क्या है, I बराबर है C/dV/dt. सो ऑब्वियस सी बात है dt हम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, I इधर आ जाएगा, तो dt इज इक्वल्स टू C/dV/I. ओके, यहाँ पर अगर हम लोग देखें I इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास, क्योंकि V इज इक्वल्स टू होता है IR, तो I इज इक्वल्स टू होगा V/R. तो यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर देंगे. जैसे ही I की वैल्यू पुट करेंगे ये आएगा हमारे पास. देन हमारे पास जो भी टाइमिंग है, जनरली प्रोपगेशन डिले टाइम होता है हमारे पास T1 माइनस T0, दैट इज़ इंटीग्रेट करेंगे इसको V0 से V1 के रेस्पेक्ट में, V0 से V1 के लिमिट पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा RC/ln V1 बाय V0. सो फॉर फोल्ड डिले टोटल प्रोपगेशन डिले टाइम इज दैट, एंड दिस इज अ कंडीशन फॉर फॉल्ड डिले. This is the circuit. We consider transistor as a switch and calculate the value. अब आता है इवोल्यूशन ऑफ TTL लॉजिक फैमिली. सो देखो, सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड TTL लॉजिक हुए, ठीक है, जिसकी 7/4 सीरीज़ यानी बिगनिंग होती है 7/4 से. बट अब इसको जो भी सैचुरेटेड BJT थे, लेकिन आज के टाइम पे इनको नए डिज़ाइन में यूज़ नहीं किया जा रहा है. उसके बाद आया TTL 7/4H सीरीज़ यानी हाई स्पीड के TTL लॉजिक. इट डिक्रीज द रेजिस्टेंस टू लोअर द इंटरनल टाइम कांस्टेंट बट इंक्रीज इन PDIS टिपिकल इज इक्वलेंस टू 22 मिलीवॉट एंड टाइम इज इक्वलेंस टू 6 नैनोसेकेंड. यानी कि सबसे पहले जो जनरेट हुआ डैट इज़ अ TTL 74 सीरीज़, फिर उसके बाद आया TTL 74S सीरीज़, देन उसके बाद हमारे पास आया TTL 74L सीरीज़ लो पावर TTL लॉजिक, देन उसके बाद हमारे पास इवेल्यूएट हुआ TTL 74S सीरीज़ यानी कि शॉर्ट की, देन हमारे पास आया TTL 74LS सीरीज़ यानी कि शॉर्ट की और लो पावर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आया. उसके बाद हमारे पास आया TTL 74ALS सीरीज़ यानी कि लो पावर हाई स्पीड शॉर्ट की TTL. सो इस तरीके से हमारा ये चलता रहा ये कंटिन्यूसली हमारे पास. सो ये एक इवोल्यूशन है. सबसे पहले TTL 74 सीरीज़ जनरेट हुआ, दैन TTL 74S सीरीज़, दैन TTL 74L सीरीज़, दैन TTL 74S सीरीज़, then TTL 74LS series and then TTL 74ALS series. So this is the evolution diagram of TTL logic family. This is also the TTL evolution. So in this also we see that first of all 74 series is invented, then 74S series, then 74AS, then 74. Generally we can say that 74S, then 74LS,
then 74 ALS, and then 74 F. सो जनरली वाइडली यूज हमारे पास जो अभी यूज़ हो रहा है डैट इज़ द 74 F सीरीज़. सो थैंक यू.